कितना अजीब होता है ना जब आप अपनी ही जड़ों से दूर हो जाते हैं और दुनिया की बातों पर यकीन करने लगते हैं। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लंदन की कड़कड़ाती ठंड में बैठकर जब वह अपनी सहेली सारा से बात कर रही थी तो उसके मन में अपने ही देश को लेकर एक धुंधली और उदास तस्वीर बन गई थी। सारा हमेशा कहती थी, अंजलि, भारत तो अब भी वैसा ही होगा, वही पुरानी गलियां, शोर शराबा और अव्यवस्था, वहां जाकर तुम परेशान हो जाओगी। अंजलि ने भी मान लिया था कि शायद उसकी सहेली सच कह रही है। उसने बचपन में जो भारत छोड़ा था उसकी यादें बस धूल भरी सड़कों और भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों तक ही सीमित थीं। लेकिन जब उसकी दादी की तबीयत खराब हुई तो उसे वापस आना ही पड़ा। हवाई जहाज में बैठे बैठे वह यही सोच रही थी कि क्या वह वहां रह पाएगी, क्या वह उस पुराने माहौल में खुद को ढाल पाएगी। जैसे ही हवाई जहाज दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा शायद वह गलती से किसी दूसरे विकसित देश में आ गई है। टर्मिनल 3 की वो भव्यता, वो चमक धमक और सबसे बढ़कर वहां की सफाई। वहां कोई शोर नहीं था, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लोग शांति से अपनी कतार में खड़े थे। कर्मचारी मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रहे थे। अंजलि को अपनी सहेली की वो बातें याद आईं और उसने मन ही मन सोचा, क्या यह वही भारत है जिसके बारे में सारा बात कर रही थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उसे एक टैक्सी लेनी थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे ठग न ले, क्योंकि पहले ऐसा अक्सर होता था। लेकिन वहां भी सब कुछ बदल चुका था। डिजिटल स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ लिखा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि हवा में अब एक अलग तरह का आत्मविश्वास है। ड्राइवर ने बहुत ही विनम्रता से उससे बात की। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें अब वैसी नहीं थीं जैसी उसने छोड़ी थीं। चौड़ी सड़कें, चारों तरफ हरियाली और ऊंची ऊंची इमारतें जो आसमान को छू रही थीं। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने ड्राइवर से एक छोटी सी दुकान पर रुकने को कहा। एक साधारण सी चाय की दुकान थी, वैसी ही जैसी गली नुक्कड़ पर होती है। अंजलि को लगा कि उसके पास तो भारतीय रुपये नकद में बहुत कम हैं, शायद वह भुगतान नहीं कर पाएगी। उसने झिझकते हुए चाय वाले भाई से पूछा, भाई साहब, क्या आपके पास खुले पैसे होंगे? मेरे पास बड़े नोट हैं। उस चाय वाले ने मुस्कुराते हुए एक छोटे से बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर एक QR कोड बना था। उसने कहा, बिटिया, चिंता क्यों करती हो, अपने फोन से स्कैन कर लो, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। अंजलि सन्न रह गई। लंदन के बड़े बड़े शहरों में भी कई बार छोटे दुकानदार कार्ड या डिजिटल भुगतान लेने से कतराते हैं, लेकिन यहां भारत के एक छोटे से गांव से आए चाय वाले के पास भी डिजिटल तकनीक का जादू था। उसने बस एक बटन दबाया और भुगतान हो गया। यह सिर्फ एक लेन देन नहीं था, यह उस नए भारत की झलक थी जो तकनीक को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहा था। अगले दिन अंजलि को अपनी दादी के गांव जाने के लिए ट्रेन लेनी थी। उसके मन में वही पुरानी यादें थीं, देरी से चलने वाली ट्रेनें, गंदी सीटें और खिड़कियों से आने वाली धूल। लेकिन जब वह स्टेशन पहुंची तो नजारा बिल्कुल अलग था। स्टेशन अब किसी महल जैसा साफ सुथरा लग रहा था और जैसे ही वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, अंजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह ट्रेन किसी भविष्य की मशीन जैसी लग रही थी। चमकती हुई नीली और सफेद रंग की धारियां, स्वचालित दरवाजे और अंदर की वो शांति। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही उसे एक हल्की सी खुशबू आई। सीटें इतनी आरामदायक थीं कि उसे लगा वह अपने घर के सोफे पर बैठी है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रेन बिल्कुल समय पर चली, एक सेकंड की भी देरी नहीं। अंजलि ने अपनी घड़ी देखी और फिर ट्रेन की स्क्रीन पर देखा। गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंदर बैठे हुए उसे जरा भी झटका महसूस नहीं हो रहा था। उसके बगल में एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे जो बहुत ही ध्यान से अपनी किताब पढ़ रहे थे। अंजलि ने उनसे बात शुरू की। अंकल, मैं बहुत सालों बाद भारत आई हूं, सब कुछ इतना बदल कैसे गया? उन बुजुर्ग ने अपनी चश्मा ठीक किया और गौरव से भरकर कहा, बेटा, यह बदला हुआ भारत है। अब हम किसी के पीछे नहीं चलते, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यह जो ट्रेन तुम देख रही हो, यह हमारी अपनी मेहनत और दिमाग का नतीजा है। अब हमारे इंजीनियर और हमारे युवा दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह सिर्फ लोहा और मशीन नहीं है, यह 125 करोड़ भारतीयों का सपना है जो अब सच हो रहा है। उनका स्वर इतना सच्चा और गहरा था कि अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत खलिहान पीछे छूट रहे थे और ट्रेन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी।
उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, भारत की आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस समय के साथ नया चोला पहन लेती है। शाम होने को थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। अंजलि को अचानक महसूस हुआ कि उसका बैग उसकी सीट के पास नहीं है। उसके हाथ पांव फूल गए। उस बैग में उसका पासपोर्ट, पैसे और सबसे जरूरी उसकी दादी की पुरानी तस्वीरें थीं। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं कि भीड़ में सामान खो गया तो कभी वापस नहीं मिलता। तभी पीछे से एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में अंजलि का बैग था। वह हाफ रहा था, शायद वह दूसरे डिब्बे से भागकर आया था। उसने बैग अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दीदी, शायद आप यह अपना बैग वॉशरूम के पास भूल गई थीं। मैंने देखा तो सोचा तुरंत पहुंचा दूं, कहीं आपकी यात्रा खराब न हो जाए। अंजलि ने कांपते हाथों से बैग लिया। उसने चैन खोलकर देखा, एक एक चीज वैसी ही थी। उसने उस लड़के को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने हाथ जोड़ लिए। उसने बहुत ही सादगी से कहा, दीदी, हम भारतीय मेहमानों का सम्मान करना जानते हैं, उनका सौदा नहीं करते। आपकी मुस्कुराहट ही मेरा इनाम है। यह कहकर वह लड़का चला गया। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि भारत बदल गया है, उसकी तकनीक बदल गई है, उसकी रफ्तार बदल गई है, लेकिन जो चीज नहीं बदली वह है यहाँ के लोगों का बड़ा दिल और उनके संस्कार। यही तो असली भारत है, जो चांद पर भी पहुंच गया है और आज भी अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर चलना जानता है। उसने तुरंत अपने फोन से सारा को एक संदेश भेजा, सारा, तुम गलत थी, भारत पीछे नहीं छूटा है, वह तो बहुत आगे निकल गया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह अपनी इंसानियत को साथ लेकर आगे बढ़ा है। काश तुम यहां होती और इस गौरव को अपनी आंखों से देख पाती। ट्रेन से उतरते ही अंजलि के चेहरे पर उस मिट्टी की सौंधी खुशबू आई जिसे वह बरसों पहले पीछे छोड़ गई थी। छोटा सा स्टेशन था, लेकिन वहां की व्यवस्था देख अंजलि फिर से हैरान रह गई। उसे लगा था कि गांव के पास का स्टेशन है तो वहां धूल और कचरा होगा, लेकिन वहां की चमक धमक दिल्ली के किसी बड़े मॉल से कम नहीं थी। चारों तरफ सूचना देने वाली स्क्रीन लगी थी और हर तरफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। स्टेशन के बाहर निकलते ही उसे लगा कि उसे फिर से वही पुरानी खड़खड़ाती हुई ऑटो रिक्शा लेनी पड़ेगी जो बहुत शोर करती थी। लेकिन वहां खड़े एक नौजवान ने मुस्कुराते हुए अपनी ई रिक्शा की तरफ इशारा किया। वह बिजली से चलने वाली रिक्शा थी, एकदम शांत और साफ। अंजलि ने अपनी दादी के गांव का नाम बताया तो उस लड़के ने बड़े उत्साह से कहा, अरे बिटिया, उस गांव की तो अब सूरत ही बदल गई है। आप बहुत दिनों बाद आ रही हैं क्या? अंजलि ने सिर हिलाया। रिक्शा कच्ची सड़कों की जगह अब पक्की और चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। रास्ते में उसे बहुत कम झटके लगे। उसने देखा कि खेतों के बीच में अब सिर्फ बैलगाड़ियां नहीं थीं, बल्कि आधुनिक ट्रैक्टर और मशीनें काम कर रही थीं। कई किसानों के हाथों में मोबाइल फोन थे और वे बहुत ध्यान से कुछ देख रहे थे। अंजलि ने जिज्ञासावश पूछा, भैया, ये किसान भाई खेत में फोन पर क्या देख रहे हैं? उस नौजवान ड्राइवर ने बड़े गर्व से जवाब दिया, दीदी, अब वो जमाना गया जब हम सिर्फ बादलों के भरोसे रहते थे। अब हमारे किसान भाई अपनी इस जादुई डिबिया में देख लेते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा, बाजार में फसल का क्या भाव चल रहा है और कौन सी खाद अच्छी है। अब हमारा गांव भी दुनिया से जुड़ गया है। यह सुनकर अंजलि को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे सारा की वो बातें याद आईं जो कहती थी कि भारत के गांव आज भी 100 साल पीछे हैं। उसे एहसास हुआ कि सारा ने कभी इस नए भारत की धड़कन को महसूस ही नहीं किया था। जैसे ही वह गांव की सीमा में दाखिल हुई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिट्टी के घर अब पक्के मकानों में बदल चुके थे और लगभग हर घर की छत पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी थीं। बिजली की समस्या, जो कभी गांव की सबसे बड़ी परेशानी होती थी, अब बीते दौर की बात लग रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी इमारत थी जिस पर लिखा था पंचायत और डिजिटल सेवा केंद्र। वहां कुछ बच्चे हाथ में टैबलेट लिए बैठे थे। अंजलि रिक्शा से उतरी और उन बच्चों के पास गई। एक छोटा सा लड़का बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। अंजलि ने उससे पूछा, बेटा, तुम इस पर क्या खेल रहे हो? उस बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास से ऊपर देखा और कहा, दीदी, मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं गणित का एक नया तरीका सीख रहा हूं। हमारे मास्टर जी ने कहा है कि अब हम दुनिया के किसी भी कोने के बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, मैं यहां बैठकर बड़े बड़े शहरों के शिक्षकों से पढ़ सकता हूं। उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी वह किसी महंगे स्कूल के बच्चे से कम नहीं थी। अंजलि को महसूस हुआ
कि भारत की असली ताकत उसकी इस नई पीढ़ी में है जो तकनीक से डरी हुई नहीं है बल्कि उसे अपना औजार बना चुकी है। अंजलि अपनी दादी के घर पहुंची। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुलते ही उसे उसकी दादी दिखीं, जो एक आराम कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी उम्र 80 के पार थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चमक और मुस्कान थी। अंजलि उनके पैरों में गिर गई। दादी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ गई मेरी लाडली। मुझे पता था कि तू अपनी इस मिट्टी को कभी नहीं भूलेगी। रात को जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था तो अंजलि ने देखा कि उसकी चाची रसोई में एक आधुनिक चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिससे धुआं नहीं निकल रहा था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो अंजलि के चाचा ने बताया, बेटा, अब हमारा भारत बदल गया है। पहले हमें एक बैंक खाते के लिए या पैसे भेजने के लिए शहर जाना पड़ता था, पूरे दिन की दिहाड़ी मारी जाती थी। अब देखो, सब कुछ यहीं गांव में हो जाता है। सरकार की मदद सीधे हमारे खातों में आती है, कोई बीच में खाने वाला नहीं है। गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आए हुए थे। एक बूढ़े दादाजी, जिनका शरीर मेहनत से थोड़ा झुक गया था, उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हुए कहा, बिटिया, लोग कहते थे कि भारत गरीब है, भारत अनपढ़ों का देश है, लेकिन आज देखो, दुनिया का सबसे बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है। हमने अपनी खुद की दवाइयां बनाई, हमने दुनिया को दिखाया कि हम अपने दम पर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आज जब हम टीवी पर तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम हाथ मिलाते हैं। उन बुजुर्ग की बातों में जो आत्मसम्मान था, उसने अंजलि के दिल को छू लिया। उसे लगा कि यह वही स्वाभिमान है जो एक राष्ट्र को महान बनाता है। वहां बैठे सभी लोग, चाहे वो 30 साल के हों या 70 साल के, सबके मन में एक ही बात थी कि वे एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का हिस्सा हैं। तभी गांव के कुछ युवा वहां आए और उन्होंने अंजलि को गांव के नए पुस्तकालय को देखने के लिए आमंत्रित किया। वहां न केवल किताबें थीं, वहां गांव के माजा को उन्होंने काल को, बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी थी। वहां एक लड़की कोडिंग कर रही थी। अंजलि ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उस लड़की ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, दीदी, मैं एक ऐसा ऐप बना रही हूं जिससे हमारे गांव की महिलाएं अपनी बनाई हुई हस्तशिल्प की चीजें सीधे बड़े शहरों के बाजारों में बेच सकेंगी। अब हमें किसी साहूकार की जरूरत नहीं है। अंजलि दंग रह गई। ये गांव की लड़कियां थीं जिनके बारे में दुनिया सोचती थी कि वे सिर्फ चूल्हा चौका करती हैं, लेकिन यहां तो हर कोई एक नया इतिहास लिख रहा था। भारत की मेधा अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, वह खेतों और पगडंडियों से निकलकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रही थी। उस रात अंजलि को नींद नहीं आई। वह आंगन में लेटी तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि भारत की असली सुंदरता उसके इन गांवों के लोगों के संस्कारों में है, जो आज भी मेहमान को भगवान मानते हैं, जो आज भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, लेकिन जो अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उसे सारा की वो आखिरी बात याद आई, अंजलि, भारत के पास क्या है? अंजलि ने मन ही मन जवाब दिया, भारत के पास उसकी वो जनता है जिसका दिमाग भविष्य में है और जिसका दिल आज भी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। भारत के पास वो नौजवान हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं, और वो बुजुर्ग हैं जो अपनी अगली पीढ़ी को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाते हैं। सुबह हुई तो अंजलि ने देखा कि दादी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अंजलि से कहा, चल बिटिया, आज हमारे मंदिर में पूरे गांव का भोज है। आज सब साथ मिलकर खाएंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मंदिर के आंगन में अंजलि ने जो देखा, उसने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। वहां गांव के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहां प्रेम था, वहां भाईचारा था, और सबसे बढ़कर वहां एक अटूट एकता थी। अंजलि ने भी जमीन पर बैठकर पत्तल में भोजन किया। उस खाने का स्वाद दुनिया के किसी भी 5 सितारा होटल के खाने से कहीं बढ़कर था, क्योंकि उसमें अपनों का प्यार और अपनी मिट्टी की महक थी। भोजन के बाद गांव के प्रधान जी ने अंजलि को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम विदेश में रहती हो, वहां के लोगों को बताना कि हमारा भारत अब वो नहीं रहा जो किताबों में लिखा है। उन्हें बताना कि हम अब चांद के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाया। उन्हें बताना कि हमारी तकनीक आज सबसे सरल और सबसे तेज है, और सबसे जरूरी बात अभी को लेकर के ताकर के ताप के लिए है, एक पासत तकनीक पर हार किया। उन्हें बताना कि हमारे संस्कार आज भी उतने ही गहरे हैं जितने हजारों साल पहले थे।
अंजलि ने हाथ जोड़कर उनकी बात मानी। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक यात्री नहीं थी, वह एक गौरवशाली राष्ट्र की गवाह बन चुकी थी। उसे गर्व था कि वह उस देश की बेटी है जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया और जो आज दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अंजलि के कमरे की खिड़की से टकराई तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह लंदन की उन शोर भरी सुबहों से बहुत अलग थी, जहां बस गाड़ियों का शोर और भागदौड़ होती थी। यहां तो चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन शुरू होता था। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। कोई अपने खेत की ओर जा रहा था तो कोई अपने छोटे से व्यापार की तैयारी कर रहा था। अंजलि की दादी ने उसे आवाज दी, बिटिया जल्दी तैयार हो जा, आज हमें गांव के उस नए केंद्र पर जाना है जिसके बारे में कल प्रधान जी बात कर रहे थे। अंजलि उत्सुक थी। वह देखना चाहती थी कि एक छोटे से गांव में वह कौन सा तकनीकी केंद्र है जिसने सबको इतना प्रभावित किया है। जब वह वहां पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक आधुनिक इमारत थी जहां हर तरफ सफेद रंग की दीवारों पर भारतीय वैज्ञानिकों और महापुरुषों के चित्र लगे थे। अंदर का ननारा किसी बड़े शहर के अनुसंधान केंद्र जैसा था। वहां कई युवा कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। एक कोने में एक लड़की बहुत ध्यान से कुछ रेखा चित्र बना रही थी। अंजलि उसके पास गई। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा ने बताया कि वह एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके किसानों को यह बता सके कि उनके खेत के किस हिस्से को पानी की जरूरत है और कहां खाद डालनी है। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, मीरा, क्या तुम यह सब यहां इस गांव में बैठकर कर रही हो? क्या तुम्हें इसके लिए किसी बड़े शहर या विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ी? मीरा मुस्कुराई और उसने जो जवाब दिया उसने अंजलि का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मीरा ने कहा, दीदी, एक समय था जब हमें लगता था कि ज्ञान सिर्फ 7 समंदर पार मिलता है, लेकिन आज हमारे देश ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है। इंटरनेट ने दूरियों को खत्म कर दिया है। मैं यहां बैठकर दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों के साथ काम करती हूं। मेरे लिए भारत का यह कोना ही पूरी दुनिया है। हम अब अपनी बुद्धिमत्ता को बाहर नहीं भेजते, हम उसे अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंजलि ने देखा कि वहां के युवाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वे अब किसी के पीछे नहीं चलना चाहते थे, वे खुद रास्ता बनाना चाहते थे। मीरा की बातों में जो देश प्रेम और अपनी काबिलियत पर भरोसा था, वह अंजलि के लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसे लगा कि भारत की असली मेधा अब अपनी मिट्टी से जुड़कर उसे सोना बना रही है। दोपहर में अंजलि ने सोचा कि वह गांव के बाहरी इलाके की सैर करेगी। वह पैदल ही खेतों के बीच बनी पगडंडी पर चलने लगी। उसे अपनी पुरानी यादों में खो जाना अच्छा लग रहा था। चलते चलते वह काफी दूर निकल गई। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। अंजलि के पास छाता नहीं था और वह पूरी तरह भीग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर में मोच आ गई है। वह सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। उस सुनसान रास्ते पर उसे डर लगने लगा। तभी दूर से एक पुराना सा ट्रैक्टर आता दिखा। उस पर एक बुजुर्ग किसान बैठे थे। उन्होंने अंजलि को भीगा हुआ और परेशान देखा तो तुरंत ट्रैक्टर रोका। वे नीचे उतरे और अंजलि के पास आए। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक पिता जैसी करुणा थी। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से पूछा, बिटिया, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और ये चोट कैसी लगी? अंजलि ने लड़खड़ाती आवाज में सब कुछ बताया। उन बुजुर्ग ने बिना एक पल गंवाए अपनी गमछा कंधे पर रखने वाला कपड़ा अंजलि को दिया ताकि वह सिर ढक सके। उन्होंने उसे सहारा देकर ट्रैक्टर पर बैठाया। अंजलि को थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उन बुजुर्ग की सादगी ने उसका दिल जीत लिया। रास्ते में उन्होंने कहा, घबराओ मत बिटिया, तुम मेरे घर चलो। मेरी घरवाली तुम्हारे पैर पर हल्दी और तेल का लेप लगा देगी। 1 घंटे में दर्द गायब हो जाएगा। जब वे उनके छोटे से घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने अंजलि का स्वागत किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी की तरह किया। उन्होंने उसे सूखे कपड़े दिए और चूल्हे पर गरम गरम चाय और पकौड़े बनाए। अंजलि ने देखा कि उनके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन उनके पास देने के लिए बहुत बड़ा दिल था। उनकी चाची ने बड़े प्यार से अंजलि के पैर पर देसी दवाई लगाई और उसे आराम करने को कहा। अंजलि ने महसूस किया कि ये लोग उसे जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसकी मदद करने में।
शाम को जब बारिश थमी तो उन बुजुर्ग ने अपनी साइकिल पर अंजलि को उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया। अंजलि ने गांव पहुंचने पर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने की कोशिश की ताकि वह उनकी मदद का शुक्रिया अदा कर सके। उन बुजुर्ग ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और बड़ी सादगी से कहा, बिटिया, तुम हमारे गांव की मेहमान हो। हमारी संस्कृति में मेहमान को पैसे के तराजू में नहीं तौला जाता। अगर मैंने मदद के बदले पैसे लिए तो मेरे पुरखों की आत्मा को दुख होगा। हमारे लिए यही बहुत है कि तुम सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। बस एक दुआ देना कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि यह वही इंसान था जिसके पास शायद अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे कम होंगे, लेकिन उसके संस्कार इतने धनी थे कि उसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। उसे समझ आया कि भारत की असली ताकत उसकी जीडीपी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इन आम लोगों के अटूट चरित्र में है। वह रात अंजलि के लिए आत्मचिंतन की रात थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसने आज दो तरह के भारत देखे। एक वो जो उपग्रहों और डेटा के माध्यम से भविष्य लिख रहा है, और दूसरा वो जो हजारों साल पुराने संस्कारों को आज भी जिंदा रखे हुए है। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ये दोनों भारत एक दूसरे से अलग नहीं थे, वे एक दूसरे के पूरक थे। अंजलि ने महसूस किया कि जो गर्व वह आज महसूस कर रही है वह किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की सच्चाई से आया है। उसे एहसास हुआ कि जिस भारत को दुनिया पिछड़ा कहती थी, वही भारत आज मानवता और तकनीक के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ लोग चांद पर पहुंचने की हिम्मत भी रखते हैं और एक अजनबी की मदद के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की विनम्रता भी। अगले दिन अंजलि ने फैसला किया कि वह गांव के उस स्कूल में जाएगी जहां उसकी दादी कभी पढ़ा करती थीं। उसने देखा कि स्कूल की इमारत अब बदल चुकी थी। वहां डिजिटल बोर्ड लगे थे और बच्चे कोडिंग और रोबोटिक्स के बारे में बातें कर रहे थे। एक छोटा बच्चा जो एक की सहन दादी की और गांव की पाठ की थी, शायद 7 साल का होगा, उसने अंजलि को अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाया। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो मिट्टी की नमी चेक कर सकता था। अंजलि ने उससे पूछा, बेटा, तुमने यह क्यों बनाया? उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत और दृढ़ता के साथ कहा, क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हें कभी नुकसान न हो। मैं बड़ा होकर अपने देश के लिए ऐसी मशीनें बनाऊंगा जिससे किसी भी किसान को परेशानी न हो। उस बच्चे की बातों ने अंजलि को भावुक कर दिया। उसने देखा कि यहाँ का हर नागरिक, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग, अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करता है। यहाँ का गौरव सिर्फ तिरंगा फहराने में नहीं था, बल्कि हर उस छोटे काम में था जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा था। शाम को गांव के चौपाल पर एक छोटा सा कार्यक्रम था। वहां अंजलि ने देखा कि गांव के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वे अपनी लोक कथाएं सुना रहे थे, लेकिन उन कथाओं में अब नए भारत की कहानियां भी शामिल थीं। वे गा रहे थे कि कैसे हमारा देश अब आत्मनिर्भर बन रहा है, कैसे हमारे वैज्ञानिक दुनिया को राह दिखा रहे हैं और कैसे हमारी युवा शक्ति अब जाग चुकी है। अंजलि ने महसूस किया कि संगीत, कला, तकनीक और संस्कार, ये सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। उसे अपनी सहेली सारा पर दया आई, जो अभी भी पुराने चश्मे से दुनिया देख रही थी। अंजलि ने सोचा कि जब वह वापस जाएगी तो वह चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताएगी कि भारत अब किसी के उपकार का मोहताज नहीं है। भारत अब खुद एक मशाल है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। उसे अपने भारतीय होने पर इतना गर्व कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में बहने वाला खून उस मिट्टी का है जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और अब दुनिया को भविष्य की राह दिखा रहा है। दिन का समय था और अंजलि अपने गांव के पुस्तकालय में बैठी कुछ पुरानी किताबों को देख रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सारा का नाम देखकर वह चौंक गई। वही सारा जो हमेशा भारत का मजाक उड़ाती थी। अंजलि ने फोन उठाया तो सारा की घबराती हुई आवाज आई, अंजलि, मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहां आ गई, लेकिन मेरी एक कॉन्फ्रेंस यहां अचानक तय हो गई थी। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूं? लेकिन मुझे डर लग रहा है, फिल्म मुझे अमित तक समय तार करता है। यहां से तुम्हारे गांव तक पहुंचना क्या सुरक्षित है? क्या मुझे कोई ढंग की गाड़ी मिलेगी? अंजलि मुस्कुराई। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सारा, तुम बस स्टेशन पहुंचो और वहां से जो ट्रेन मैं बता रही हूं उसमें बैठ जाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना।
अगले दिन जब सारा गांव के पास वाले आधुनिक स्टेशन पर उतरी तो उसके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें देखकर अंजलि अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सारा ने हाथ में सैनिटाइजर की बोतल पकड़ी हुई थी और वह बहुत ही सावधानी से इधर उधर देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे हर तरफ गंदगी और अव्यवस्था मिलेगी, लेकिन जब उसने सफेद संगमरमर जैसा चमकता हुआ स्टेशन और वहां का अनुशासन देखा तो उसके हाथ से सैनिटाइजर की बोतल लगभग गिरने ही वाली थी। सारा ने अंजलि को गले लगाया और पहला सवाल किया, अंजलि, यह कौन सा शहर है? क्या हम अभी भी भारत के किसी गांव के पास हैं? यह स्टेशन तो हीथ्रो से भी ज्यादा साफ और व्यवस्थित लग रहा है। अंजलि ने सारा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खड़ी अपनी ई रिक्शा की तरफ ले गई। सारा ने रास्ते भर एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस खिड़की से बाहर चौड़ी सड़कों, बिजली के खंभों और हर घर पर लगी सौर ऊर्जा की प्लेटों को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही देश है जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर डरावनी कहानियां पढ़ी थीं। रास्ते में अंजलि ने रिक्शा रुकवाई और सारा को उसी चाय वाले की दुकान पर ले गई जहां उसने पहली बार डिजिटल भुगतान देखा था। सारा को प्यास लगी थी, लेकिन वह सादे पानी को छूने से भी डर रही थी। चाय वाले भाई ने बहुत ही सलीके से कागज के गिलास में गर्म चाय और सीलबंद पानी की बोतल दी। अंजलि ने अपना फोन निकाला और क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर दिया। सारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, अंजलि, यह कैसे संभव है? एक मामूली चाय वाले के पास इतना उन्नत सिस्टम? लंदन में भी कई बार हमें नकद के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन यहां? चाय वाले भाई ने सारा की बात समझ ली और बहुत ही विनम्रता से हिंदी में कहा, मेम साहब, भारत अब बदल गया है। हम भले ही छोटे दुकानदार हों, लेकिन हमारी तकनीक और हमारा इरादा बहुत बड़ा है। अब हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अंजलि ने सारा को अनुवाद करके बताया तो सारा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। उसे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा था। गांव पहुंचकर सारा ने जो देखा वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने देखा कि गांव की महिलाएं एक बड़े सामुदायिक केंद्र में बैठी थीं और लैपटॉप पर अपना काम कर रही थीं। वे अपनी बनाई हुई साड़ियों और हस्तशिल्प के सामान को ऑनलाइन बाजार में बेच रही थीं। सारा ने एक महिला से बात की जिसने बताया कि कैसे डिजिटल इंडिया की वजह से अब उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती और उसका पूरा पैसा सीधे उसके बैंक खाते में आता है। शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने सारा के दिल के आखिरी दरवाजे को भी खोल दिया। सारा का कीमती कैमरा जिससे वह फोटो खींच रही थी कहीं गिर गया। सारा बहुत परेशान हो गई। उसने रोते हुए कहा, अंजलि, उस कैमरे में मेरी पूरी यात्रा की यादें थीं और वह बहुत महंगा भी था। अब वह कभी नहीं मिलेगा। यहां इतनी भीड़ है, कोई भी उसे उठाकर ले गया होगा। अंजलि ने उसे तसल्ली दी, सारा, यह मेरा भारत है। यहां चीजें खोती नहीं हैं, वे बस सही हाथ का इंतजार करती हैं। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि गांव का एक छोटा सा लड़का जिसके कपड़े थोड़े पुराने थे लेकिन चेहरा चमक रहा था, अंजलि के घर आया। उसके हाथ में सारा का कैमरा था। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, दीदी, यह कैमरा बागीचे के पास पड़ा मिला था। मैंने देखा कि आपकी सहेली इसे इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए मैं इसे वापस करने आ गया। मुझे डर था कि कहीं कोई इस पर पैर न रख दे। सारा ने झपट कर अपना कैमरा लिया और खुशी के मारे उस लड़के को कुछ पैसे देने लगी। उस छोटे से बच्चे ने बहुत ही स्वाभिमान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं दीदी, मेरी माँ ने सिखाया है कि दूसरे की अमानत को वापस करना हमारा धर्म है, कोई एहसान नहीं। आप हमारे गांव आई हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। वह लड़का चला गया और सारा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने हमेशा भारत को सिर्फ गरीबी और तकनीक की कमी के तराजू में तौला, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली उन्नति इमारतों में नहीं बल्कि इस छोटे से बच्चे के चरित्र में है। दुनिया के बड़े से बड़े देश के पास ऐसी तकनीक तो हो सकती है, लेकिन ऐसा दिल और ऐसे संस्कार कहां से लाएंगे? उस रात गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वहां सारा ने देखा कि कैसे गांव के बुजुर्ग और युवा एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति का जश्न मना रहे थे। वहां देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। उन गीतों में जो जोश था और जो गौरव था, उसने सारा को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। अंजलि की दादी ने सारा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भारत एक देश नहीं, एक भाव है। यहां हम सबको अपना मानते हैं। हमारी तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है।
आज जब हम चांद पर तिरंगा फहराते हैं तो हमें खुशी इस बात की होती है कि हमने वह अपनी मेहनत से किया है। सारा ने अंजलि की तरफ देखा और कहा, अंजलि, अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों हमेशा अपने देश के बारे में इतनी गर्व से बात करती थी। भारत के पास जो बुद्धिमत्ता है वह अद्भुत है, लेकिन भारत के पास जो करुणा है वह अतुलनीय है। अब मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं सबको बताऊंगी कि असली आधुनिकता क्या होती है। आधुनिकता वह नहीं है जो इंसान को मशीन बना दे, बल्कि वह है जो तकनीक को इंसानियत के काम लाए। अंजलि को लगा कि उसकी यात्रा अब सफल हो गई है। उसने न केवल अपनी जड़ों को फिर से पाया था, बल्कि अपनी एक दोस्त की नौरों से उस पट्टी को भी हटा दिया था जो दुनिया ने भारत के प्रति बांध रखी थी। उसे महसूस हुआ कि भारत अब जाग चुका है। यह वह भारत है जो आत्मनिर्भर है, जो शिक्षित है, जो तकनीक में सबसे आगे है, लेकिन जिसके पास आज भी वसुधैव कुटुंबकम का वो प्राचीन संदेश है जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वह रात अंजलि और सारा के लिए बहुत लंबी थी। वे देर तक बातें करती रहीं। सारा अब भारत के इतिहास, यहाँ के योग, यहाँ के विज्ञान और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने तय किया कि वह हर साल यहाँ आएगी और इस मिट्टी से कुछ नया सीख कर जाएगी। अगले दिन सुबह जब वे वापस जाने के लिए स्टेशन की ओर बढ़ रही थीं, तो रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग किसान मिले जिन्होंने अंजलि की मदद की थी। उन्होंने सारा को देखा और बहुत ही प्यार से अपने खेत का ताजा गन्ना उसे दिया। सारा ने उसे चखा और कहा, इसमें जो मिठास है वह दुनिया की किसी भी चॉकलेट में नहीं है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, यह इस मिट्टी की मिठास है, यह यहाँ के लोगों के प्यार की मिठास है। स्टेशन पर जब ट्रेन आई तो सारा ने मुड़कर गांव की उस मिट्टी को छुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने ट्रेन में बैठते हुए अंजलि से कहा, शुक्रिया अंजलि, मुझे मेरा असली चेहरा दिखाने के लिए। भारत ने आज मुझे सिखाया है कि कैसे स्वाभिमान के साथ जिया जाता है। अंजलि ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। उसे पता था कि सारा अब एक बदली हुई इंसान है और उसे यह भी पता था कि ऐसे ही हारों सारा जब भारत आएंगी और यहाँ की वास्तविकता को देखेंगी तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। भारत अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा, वह तो अपनी रफ्तार से इतिहास लिख रहा है। लंदन की वो धुंधली और ठंडी सुबह अब अंजलि को वैसी नहीं लग रही थी जैसी वह पहले लगा करती थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही जब ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए तो उसे अपनी मिट्टी की वो गर्माहट याद आई जो वह पीछे छोड़ आई थी। सारा उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन वह भी अब वो पुरानी सारा नहीं थी। उसके गले में अभी भी वो बनारसी दुपट्टा लिपटा था जो उसने गांव के बाजार से खरीदा था। सारा ने अंजलि का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अंजलि, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आई हूं। यहां सब कुछ कितना मशीनी और ठंडा लग रहा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे पता था कि भारत का जादू अब सारा के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ दिनों बाद लंदन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सभागार में एक बड़ी चर्चा का आयोजन किया गया था। विषय था एशिया की उभरती ताकतें और भविष्य की तकनीक। सारा को वहां बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। सभागार में दुनिया भर के बुद्धिजीवी, छात्र और पत्रकार मौजूद थे। सबको लग रहा था कि सारा हमेशा की तरह भारत की बुनियादी समस्याओं और गरीबी पर अपनी राय रखेगी। सारा जब मंच पर पहुंची तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी बात की शुरुआत किसी आंकड़े या ग्राफ से नहीं, बल्कि एक कहानी से की। उसने उस छोटे से लड़के की कहानी सुनाई जिसने उसका कैमरा वापस किया था। उसने उस चाय वाले की बात की जो बिना किसी झिझक के डिजिटल भुगतान लेता था, और उसने उस बुजुर्ग किसान की विनम्रता का जिक्र किया जिसने बारिश में अंजलि की मदद की थी। सारा ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, आज तक हम सोचते रहे कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और जटिल मशीनें हैं। हमने सोचा कि भारत एक ऐसा देश है जो पश्चिम की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं वहां गई और मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। भारत नकल नहीं कर रहा, भारत तो नेतृत्व कर रहा है। वह तकनीक का उपयोग इंसान को मशीन बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए कर रहा है। सभागार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सारा ने अपनी बात जारी रखी, जिस देश के बारे में हम सोचते थे कि वहां बिजली और इंटरनेट की समस्या होगी, वहां के गांव के बच्चे आज कोडिंग कर रहे हैं। वहां का किसान उपग्रह के आंकड़ों से अपनी फसल बचा रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी तरक्की के बाद भी
उनकी जड़ों में आज भी वो संस्कार जिंदा हैं जो हमें सिखाते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। भारत आज दुनिया का गुरु बनने की राह पर है, क्योंकि उसके पास दिमाग के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिल भी है। अंजलि सभागार के पिछले हिस्से में बैठी थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जब सारा ने अपनी बात खत्म की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह तालियां सिर्फ सारा के लिए नहीं थीं, यह उस नए भारत के सम्मान में थीं जिसे दुनिया अब एक नई नजर से देख रही थी। कार्यक्रम के बाद कई लोग अंजलि के पास आए। वे भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। कोई वहां के निवेश के अवसरों के बारे में पूछ रहा था, तो कोई वहां की संस्कृति और योग के बारे में। अंजलि ने बहुत ही गर्व के साथ सबका जवाब दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसे अपनी पहचान छिपाने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा गौरव बन गई थी। रात को जब अंजलि अपने घर पहुंची तो उसने अपनी दादी को फोन किया। दादी की आवाज सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से उसी आंगन में पहुंच गई है। दादी ने पूछा, बिटिया, वहां के लोग अब हमारे बारे में क्या कहते हैं? अंजलि ने गर्व से भरकर कहा, दादी, अब वो हमें दया की नौरों से नहीं बल्कि सम्मान की नौरों से देखते हैं। अब वो जानते हैं कि हम वो लोग हैं जो मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं। हम वो लोग हैं जो चांद के उस कोने पर भी तिरंगा फहरा सकते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। दादी की आवाज में एक सुकून था। उन्होंने कहा, यही तो हमारी असली जीत है बिटिया, जब दुनिया हमारी बुद्धिमत्ता को नहीं बल्कि हमारे चरित्र को सलाम करे। अंजलि ने फोन रखा और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि कैसे एक छोटी सी यात्रा ने उसके पूरे जीवन का नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि भारत की असली शक्ति उसकी एकता में है। चाहे वह गांव का किसान हो, शहर का वैज्ञानिक हो या 7 समंदर पार बैठा कोई भारतीय, सबके दिल में एक ही धड़कन है, भारत। आज का भारत अब वो नहीं रहा जो दूसरों के फैसलों का इंतजार करता था। आज का भारत अपने फैसले खुद लेता है। यह वह देश है जिसने अपनी स्वदेशी तकनीक से दुनिया को अचंभित कर दिया है। यह वह देश है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी सादगी और अपनी मानवता को कभी नहीं भूलता। अंजलि ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ पंक्तियां लिखीं जो हर भारतीय के दिल की आवाज थीं। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया ताकि गिनती शुरू हो सके। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। आज जब दुनिया अशांति और तकनीक की अंधी दौड़ में फंसी है, तब भारत फिर से एक मशाल लेकर खड़ा है। हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में दौड़ने वाला हर कतरा उस महान भूमि का हणी है। उसे गर्व था कि वह उस सभ्यता का हिस्सा है जो हारों सालों से अटूट खड़ी है। उसे गर्व था कि उसके देश के पास आज ऐसी युवा शक्ति है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही है, और ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन अपने देश को नमन किया। उसे पता था कि आने वाला समय भारत का है। यह सिर्फ एक देश की उन्नति नहीं है, यह सत्य और मानवता की जीत है। अब कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर गर्व से कह सकता है कि हां, मैं भारतीय हूं। उसका स्वाभिमान अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने संकल्प लिया कि वह अपनी हर सांस, अपनी हर काबिलियत को अपने देश के गौरव को और बढ़ाने में लगा देगी। भारत की कहानी अब किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं थी, वह तो हर भारतीय के संकल्प में लिखी जा रही थी। एक ऐसा संकल्प जो आत्मनिर्भरता, अखंडता और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था। सुबह की नई किरण के साथ अंजलि ने महसूस किया कि सूरज सिर्फ पूर्व में ही नहीं उगता, बल्कि वह उस गौरवशाली भविष्य का प्रतीक भी है जो भारत के लिए तैयार खड़ा है। एक नई सुबह, एक नया भारत और एक अटूट विश्वास, यही है आज की सच्चाई।